pa' ella es normal, quien anda paranormal. Y si le gusta lo repite, si no diliste, jodiste. Si lo de pasar no le pite, ey, que esa mami es elite. Y si पांचवी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम के स्वर्ण भारती इंडोर स्टेडियम में 7 से 9 जनवरी तक हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 9 देशों ने भाग लिया, जिसमें विजयी होकर पहले स्थान भारत की टीम रही तथा दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर नेपाल और चौथे स्थान पर फिलीपींस की टीम रही। इसके अलावा भाग लेने वाले देशों में जापान, सऊदी अरब, भूटान, इंग्लैंड की टीम थी। भारत की ओर से बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुल 10 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। कराटे के काता और कुमिते के 2 इवेंट में खुशी उर्फ अंजलि सूर्यवंशी, पिता राजेश उर्फ गुड्डू सूर्यवंशी निवासी सीपत बिलासपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे सूर्यवंशी समाज एवं छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश को स्वर्ण पदक हासिल कर गौरवान्वित किया। पूरे देश में सूर्यवंशी समाज का नाम रोशन करने के लिए बेटी खुशी आपको बहुत बहुत बधाई एवं आपके उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रगति करते रहे और नित नए रिकॉर्ड हासिल करें। एक छोटी सी मुलाकात खुशी उर्फ अंजलि सूर्यवंशी के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम भवानी आप लोग का स्वागत करता हूं सूर्यांश टीवी चैनल पे। और जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोग के लिए लेकर आए हैं समाज से संबंधित एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला मोमेंट, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे समाज की बहुत ही होनहार और ख्याति लब्ध हमारी खुशी सूर्यवंशी जी से, जिन्होंने इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके साथ ही देश समाज का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं, स्वागत करता हूं हमारी खुशी विजय सूर्यवंशी जी से और इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो खुशी जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्यांश टीवी पे। और मैं आपसे कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में और आपकी फैमिली के बारे में। तो अपना थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मेरा नाम खुशी विजय है। मेरे माता जी का नाम श्रीमती संतोषी विजय है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजेश विजय है। मैं मूल निवासी सीपत की हूँ। अभी वर्तमान में चिंगारपुर बिलासपुर में रहती हूँ। मैं साइंस कॉलेज में अभी 2nd ईयर में पढ़ रही हूँ। खुशी जी, सबसे पहले तो आपको गोल्ड मेडल, आपका जो फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपको एक कुछ पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपका खेल में आप इसके अलावा भी और कोई खेल खेलते हैं क्या? उसमें आपका क्या प्रदर्शन रहा है और किन किन देशों के साथ आपने खेला हुआ है, वहाँ पर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी सर, मैंने किक बॉक्सिंग खेला है, ताइक्वांडो खेला है, कराटे खेला है, यूथे खेला है, जिसमें ताइक्वांडो में मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तीनों खेला है। जिसमें नेशनल में मेरा 3rd पोजीशन रहा, स्टेट में 1st पोजीशन रहा। कराटे में भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल खेली, जिसमें सभी में मेरा 1st पोजीशन रहा। तब मैं जाके इंटरनेशनल खेली, जहाँ 9 देश के लोग आए थे, जिसमें चौथे स्थान पर आए थे फिलीपींस, तीसरे स्थान पर आए थे जापान और दूसरे स्थान पर आए थे बांग्लादेश और 1st स्थान पर आया था भारत। यह वाकई में हम यहाँ रहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटी विदेशियों के साथ लड़ रही हैं, उनसे प्रतियोगिता कर रही हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया है। खुशी हमारे साथ, अपने परिवार के साथ साथ समाज को, पूरे देश को खुशी प्रदान किया है। यह हमारे लिए वाकई में गर्व की बात है और हमें नाज है कि हमारे समाज में ऐसी बेटी जन्मी है। ये हम सभी को गर्व का विषय होना चाहिए, हम सभी के लिए। खुशी जी, आप बताइए कि जो आपने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 की तैयारी की, तो इस तैयारी को करने के लिए आपको किन किन लोगों से सहयोग प्राप्त हुआ और आपने इसकी तैयारी कैसे की और मुख्य रूप से आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं कौन रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कृपया करके।
मैंने इसकी तैयारी तो 2 सालों से करके आ रही थी। मेरे को चांस तो 2-3 बार मिला इंटरनेशनल खेलने का, लेकिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं जा पा रही थी। इस बार मेरे माता पिता ने मुझे पूरा सहयोग किया और उन्हीं के प्रेरणा से मैं इस बार इंटरनेशनल खेलने गई और 2 सालों की तैयारी की मेहनत से मैंने आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी सफलता बिना तैयारी के, बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता। खुशी जी की जो तैयारियां हैं, जो मेहनत है, ये इनके खुद की तैयारी है और इनके पीछे सबसे बड़ा इनका प्रेरणा स्रोत इनके माता पिता हैं, जिन्होंने दिल जोड़ के इनको इस लायक बनाए हैं। ये सभी माता पिता और अभिभावकों के लिए एक सीखने की बात है कि अपने बच्चों को सही परवरिश करें, उनको सही मार्गदर्शन करें और उनकी रुचि के अनुसार उनको प्रेरणा दें और उस फील्ड में उनको आगे बढ़ाएं। तभी जाके उनके परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन होगा। खुशी जी, अब जैसे कि आप इतना बड़ा प्रतियोगिता जीते हैं और आप खेल से भी जुड़े हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि बाकी लोग हैं वो भी इस चीज़ से प्रेरणा लें और सीखें कि पढ़ाई को और खेल को कैसे आप मैनेज करते हैं, ताकि आप बताइए उनको, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। और तैयारी करते समय आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जब मैं खेल का तैयारी करती हूँ तो मुझे सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है और 4 से 7:30 8 बज जाते हैं, तो तब तक तैयारी करना पड़ता है। और अगर उस बीच में जब तैयारी करो तब सब कुछ भूलना पड़ता है। उस बीच सिर्फ एक फोकस रहता है कि नहीं, मुझे वो चीज़ करना है, सिर्फ उसी चीज़ की तैयारी करना है। और जब पढ़ाई का समय आता है तब मैं खेल को भूल जाती हूँ कि अभी फोकस सिर्फ पढ़ाई पे करना है, यानी कि जो काम जिस समय पे कर रहे हो उसी चीज़ पे फोकस करो, तब जाके वो पूरा होता है। दर्शकों, ये हम सब के लिए सीख वाली बात है कि कोई भी काम कर रहे हैं फोकस करके करें। एक कहावत हमने सुनी होगी कि एक सदै सब सदै, सब सदै सब जाए। मतलब हमको एक टाइम में एक चीज़ को लेकर चलना चाहिए और उस चीज़ को साधने के बाद हमें दूसरे लक्ष्यों पर केंद्रित होना चाहिए। तो खुशी जी का वही गुरु मंत्र है कि जब वो पढ़ाई करती हैं तो केवल पढ़ाई में घुस जाती हैं और जब वो अपने खेल की तैयारी करती हैं तो उसमें घुस जाती हैं, और यही इनकी सफलता का राज है। तो हमें भी अपने जीवन के हर छोटे बड़े क्षेत्रों में इस अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस तरीके से हमको ये लेना चाहिए और उसी हिसाब से फोकस होकर कोई भी कार्य को संपादित करना चाहिए, तभी निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई के बिना खेल कुछ नहीं है, खेल के बिना पढ़ाई कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई से हमारे बुद्धि का विकास होता है और खेल से हमारे शारीरिक विकास होता है। ये दोनों को बैलेंस करना बहुत ही बड़ा गुर है और सभी के जीवन में ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खुशी जी। दर्शकों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जैसे कि हमारा इनसे मुलाकात हुआ और इन्होंने बताया और बाकी स्रोतों से पता चला, अलग अलग न्यूज़पेपर में और समाचार चैनलों में समाचार प्रकाशित हुआ, इनके साथ जो हुआ, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया इंटरनेशनल स्तर पर। स्वतंत्रता दिवस पर इन्हें सम्मानित किया जाना था, उनकी अपेक्षा करके किसी द्वितीय और तृतीय क्रम के खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया। ये न केवल इनके साथ अपेक्षा हुआ, अपितु ये पूरे समाज का और एक होनहार खिलाड़ी का, भारत के एक होनहार जिनको इज्जत देनी चाहिए, जो तवज्जो देनी चाहिए, वो नहीं दिया गया। तो इसी संबंध में आपको खुशी जी जानना चाहूँगा कि प्रशासन की इस लापरवाही और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पर तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज भी है ऊंची नीची जात और भेदभाव, आज भी है जो लोगों के मन में बने हैं, जिसकी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, आगे और कई लोग के साथ ऐसा हुआ था और हो सकता है आगे और कितने लोगों के साथ ऐसा हो। जी, जैसे कि आप इनको भुक्तभोगी हैं, ये इन्होंने ऊंची जात नीची जात का दंश झेला है और शायद यही एक कारण है कि इनको वो सही स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने अपने दम पर तो अपने मुकाम को हासिल किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया इंटरनेशनल स्तर पर, आपने 5 देशों को हरा के पहला स्थान प्राप्त करवाया भारत को। उसके बावजूद इनको जो स्थान देना चाहिए
वह सरकार के द्वारा इनको नहीं दिया गया। जो इनको सम्मान देना चाहिए था वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ना किसी अधिकारी ने, ना किसी मंत्री ने, ना किसी कर्मचारी ने इनकी सुध ली। सामाजिक स्तर पर जो जहाँ शिकायत किया जाना था वो किया गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना इनको कोई सम्मान राशि प्राप्त हुई है, ना शासन स्तर पर कोई कुछ इनको मिला है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अभी भी वह द्रोणाचार्य वाली दुर्भावना लोगों में जीवित है। हम पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन हमारे मन में जो कुटिल भावना है वो अभी तक जीवित है। लोग भले ही बोलें कि समाज में अभी ऐसा कहीं भी नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर मिलाना चाहूँगा खुशी जी से, जो आप इनसे मिल सकते हैं। इनका नंबर है, इनका पता मैं दे दूँगा। आप आकर इनसे पूछिए कि इनके साथ क्या घटित हुआ है। आप इससे बड़ा धोखा और दुष्भावना हम क्या देख सकते हैं। ये हमारे सामने लाइव हैं ये चीज़ें। तो मैं भी अभी यही बोलूँगा कि लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए। ऊंची जात, छोटी जात, हमारे पास संविधान है सबसे बड़ा, उसके बाद होते हुए भी हम इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी प्रतिभा को स्थान ना देना, उसका सही मूल्यांकन ना करना, एक हीरे को खो देना है कचड़े में, इसके समान हुआ। तो फिर हम कैसे भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएंगे। हमारी जनसंख्या इतनी होते हुए भी हम वह मुकाम नहीं हासिल कर पाते, केवल इसी कारण से भाई भतीजावाद, जातिवाद। तो ये सब चीज़ों का जब तक दखल रहेगा, हमारी मानसिक स्थिति खराब रहेगी, हमारे अंदर ऐसी दुर्भावनाएं पलती रहेंगी, तब हम अपने देश का विकास, अपने समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। तो हम उन सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करेंगे कि इन सब मामलों पे आगे आए। ऐसे प्रतिभा जो भुक्तभोगी हैं, जिनको सही सम्मान नहीं मिल पाता, सही स्थान नहीं मिल पाता, उनको प्रेरित करें, उनको सही मुकाम देने के लिए सही कदम उठाएं अपने तरफ से, समाज की ओर से। यही इनका सही मूल्यांकन होगा, उनका सही सम्मान होगा। खुशी जी, जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आपके साथ जो हुआ, जो भेदभाव हुआ, किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे वह जातिवाद की वजह से हो या आर्थिक तंगी की वजह से हो या किसी भी पोजीशन के कारण से आपके साथ जो दुर्भावनाएँ जनित घटनाएँ घटी, आपको जो सम्मान नहीं दिया गया, तो उस संबंध में आप किसको दोषी मानते हैं? शासन को, प्रशासन को? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो भी दोषी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी ओर से क्या विनती करना चाहेंगे? मैं तो शासन प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ कि जो आज मेरे साथ हुआ है, जातिवाद के कारण हो, भेदभाव के कारण हो, वो आगे और किसी के साथ ना हो। उनके टैलेंट के दम पे उनको सम्मान दिया जाए। मैं सभी गुरुओं से विनती करती हूँ कि अगर जो शिष्य है उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, जिनका जो टैलेंट है उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सम्मानित किया जाए, ना कि उनके साथ भेदभाव किया जाए। दर्शकों, ये वाकई में हृदय छू देने वाली विनती है। और मैं यही समझता हूँ कि गुरु केवल गुरु होता है, ना वो किसी की सामाजिक ओहदा देखता है, ना उसका कास्ट देखता है, ना उसका आर्थिक स्थिति देखता है। गुरु केवल उसके टैलेंट, अपने शिष्य के टैलेंट को देखता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, और उसी के आधार पे वो उसे आगे बढ़ाता है। और जब तक शिष्य आगे नहीं बढ़ेगा तो गुरु का नाम कैसे होगा? अगर हम किसी अव्वल दर्जे के जो गुरु हैं, उनका यही गुण रहेगा कि वह अपने किसी उच्च क्षमता वाले शिष्य को वह स्थान प्रदान करे, वह उसे आगे बढ़ाने के लिए और प्रेरित करे। लेकिन अगर वही गुरु उसके पैर पकड़ के पीछे खींचे तो कैसे प्रेरित होगा और कैसे समाज में और देश में आगे बढ़ेगा, अपना नाम रोशन करेगा, अपने गुरु का नाम रोशन करेगा। तो मेरा भी यही गुजारिश है कि जो भी ऐसे गलत मानसिकता से प्रेरित हैं, जो जात पात से संबंधित उनकी मानसिकता है, वह कृपया इससे त्यागें और केवल उनको स्थान दें जो लायक हैं। जो लायक नहीं रहेंगे उनको आप कैसे स्थान दे सकते हैं? तो सभी गुरु से मैं भी विनती करूंगा कि कृपया ऐसे सारी मानसिकताएं खत्म करें और जो टैलेंट है उनको उनका सही स्थान तक पहुंचाएं, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। मैं आपके संघर्ष को और आगे लोगों के सामने रखूँगा। आपने तो विजय प्राप्त कर लिया, आपने कराटे चैम्पियनशिप आपने बहुत अच्छे से जीता उसे, लेकिन उसके बाद आपने जो संघर्ष किया, आपका जो उपेक्षा हुआ, उसके संबंध में जैसे आपसे बात हुई थी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका किनका सहयोग प्राप्त हुआ, आपका उस संघर्ष में क्या स्थिति रहा, ज़रा बताइए अपनी।
मुझे मेरे समाज का भरपूर सहयोग मिला। वो अपना काम छोड़कर मेरे आंदोलन मतलब मेरे लिए, मेरे हक के लिए लड़ने के लिए आगे रहे मेरे समाज के लोग। हम लोग जाके अधिकारी से मिले, न्यूज़ एजेंसी है उनसे भी हम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, शासन प्रशासन भी अभी तक कुछ नहीं किया। मेरे समाज के लोग उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। जी धन्यवाद खुशी जी। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्ची अपना मुकाम तो हासिल कर ली, वहाँ विदेशी खिलाड़ियों को चित करके अपना स्थान प्राप्त किए। उसके बावजूद अभी ये पीड़ित है अपने लोगों से, शासन प्रशासन की लापरवाही से पीड़ित हैं। और उनको यहाँ पर कौन विजय दिलाएगा? उन्होंने तो विजय प्राप्त कर लिया खेल में, लेकिन इस विजय को सही स्थान शासन प्रशासन के द्वारा जो देना चाहिए वह प्राप्त नहीं हुआ। और इनका कहना है कि समाज के लोगों द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। ये सभी सामाजिक बंधुओं के लिए खुशी जाहिर किए हैं इन्होंने, या और मेरी ओर से भी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इनकी सहायता की। और आज की जो न्यूज़ चैनल हैं जितने भी हैं, इन्होंने बहुत जगह अपना न्यूज़ भी दिया, बहुत जगह हमारे पास पेपर कटिंग भी है, मैं आपको दिखा दूँगा। इन्होंने समाचार प्रकाशित करवाया, अपनी आवाज़ उठाने के लिए अलग अलग जगह इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अभी तक इनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं शासन प्रशासन से या जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनकी अगर बात पहुँचे तो कृपया इनका सही स्थान प्राप्त कराएं, उनको न्याय दिलाएं। ये मेरी गुजारिश है सभी लोगों से। अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर अपना करामात दिखा चुके हैं। तुझे जी आप बताइए कि और आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? आप और इस फील्ड में और आगे किस मुकाम तक अपने आप को देखना चाहती हैं? मेरा लक्ष्य ये है कि मैं ओलंपिक में खेलना चाहती हूँ, भारत के लिए अपने मेडल लेके आई हूँ, देश के लिए लाना चाहती हूँ। तो अगर शासन प्रशासन मेरी मदद करे तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ। दोस्तों जैसे बोलते हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पार, इन्होंने तो दिखा दिया, अपनी दमखम दिखा चुके हैं। और अगर इस प्रतिभा को सही माहौल नहीं मिला, सही प्रोत्साहन नहीं मिला, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या इनके जो सहयोगी दल हों उनके द्वारा, तो ऐसी प्रतिभा कब गुमनामी में गुम हो जाते हैं उनका पता ही नहीं चलता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इनको इनके मुकाम तक पहुंचाने में जो भी जैसी भी सहायता हो पड़ती है, कृपया बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी मन में दुर्भावना लाए सहायता करें और एक टैलेंट को उनका स्थान प्राप्त कराने में सहयोग करें। और इनकी इच्छा है कि देश के लिए खेले, देश को ओलंपिक में मेडल दिलाएं, तो बिल्कुल हमारी सभी टीम की ओर से, सूर्यांश टीम की ओर से और समाज की ओर से शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जल्द ही वो समाज को गौरवान्वित फल महसूस कराएं, उनको या खुशी प्रदान करें जैसे कि आपने दिया है। ये आपके लिए शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। खुशी जी, आपने तो अपना, जैसे कि आपके व्यक्तित्व से पता चलता है कि आप खुश भी रहते हैं, समाज को खुशी प्रदान करते हैं और आपने एक फील्ड में बहुत एक्टिव में आपने मेडल प्राप्त कर लिया है। तो जस्ट इसी के आधार पे मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना कैरियर कहाँ, मतलब किस फील्ड में बनाना चाहेंगे? खेल में ही रहेंगे क्या और उसके अलावा भी कुछ प्लान है आपका फ्यूचर का? मैं अपना करियर का प्लान जो बनाई हूँ उसमें मैं बनना चाहती हूँ IAS। अच्छा। साथ में ही मैं खेल को भी लेके जाना चाहती हूँ। IAS के साथ साथ मैं ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ। तो पढ़ाई में दो चीज़ रहता है, खेलो भी पढ़ो भी। तो पढ़ाई में मेरा ये है कि मैं IAS बनूँ, ये मेरा ड्रीम है। और साथ में ये ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में खेलने जाऊँ। वाह, बहुत ही शानदार। और ये अच्छी बात करिए, लेकिन मेरे को अंदर से प्रेरणा मिल जाता है इन चीज़ों से कि देखिए लोग अभी क्या है, युवा जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, निष्क्रिय हो रहे हैं, मोबाइल के पीछे पड़ रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों में पड़ रहे हैं। और ये बच्ची जो है अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जूझ रही है। इनके अंदर वो जज्बा है, इनके अंदर वो अभी काबिलियत है, तो अपनी काबिलियत प्रूफ करना चाहती है। खेल के क्षेत्र के अलावा ये पढ़ाई के क्षेत्र में भी अपने आप को प्रूफ करने का दमखम रखती हैं। और हमारा सभी टीम की ओर से इनको इनके भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। ज़रूर एक दिन ये IAS बनेंगी और भारत को खेल के क्षेत्र में भी आगे लेकर जाएंगे, ऐसा हम सबका उम्मीद है और आशा करती हैं पूर्ण भी होगा। ये हमारे जो युवा पीढ़ी आने वाले जो बच्चे हैं
उनको आप कुछ संदेश दीजिए ताकि वो भी ऐसा सफलता हासिल कर सके और समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो कृपया कुछ 2 शब्द बोलिए इस संबंध में। मैं खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ते रहें। उनके साथ अत्याचार हो रहा है फिर भी वो खेलना ना छोड़ें, खेलते रहे। कब तक उन लोग अत्याचार करेंगे? एक ना एक दिन तो तुमको आगे बढ़ेंगी अपने दम पे। तुम उनको करके दिखाओ, उनको उनका मुँह तोड़ जवाब दो, संघर्ष करते रहो। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोबाइल चलाते हो ठीक है, एक समय लिमिट से चलाओ। अपना ड्रीम को पहले देखो, अपना जो लक्ष्य बना के रखे हो उसको पहले फोकस करो। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। इनके द्वारा देखिए है, बच्ची छोटी उम्र की है लेकिन इनके अंदर कितनी समझ है। इन्होंने समय के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है कि अभी क्या होता है, लोग मोबाइल पकड़ लेते हैं, उनके पास मोबाइल का कोई उपयोग हो कि ना हो, सभी के पास अभी छोटे बड़े मोबाइल हैं और घंटों उसमें समय बिताते हैं, ना उससे कुछ सीखते हैं ना कुछ करते हैं, केवल समय की बर्बादी करते हैं। तो मेरा भी यही है युवाओं से कि वो अपना केवल काम के लिए इस मोबाइल का जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करें, समय की बर्बादी ना करते हुए अपने जीवन को संतुलित करते हुए अलग अलग विधाओं में पारंगत हों ताकि वो उनका करियर बन सके, उन पर महारत हासिल कर सके और उनको सफलता प्राप्त करा सके। मोबाइल का उपयोग अच्छे कामों के लिए करें, गलत काम के लिए ना करें। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि कहावत है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यही कुछ फ़लसफ़ा है खुशी जी का, और ये फ़लसफ़ा इन्हीं के मुंह से सुनते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुशी जी, आप अपने संघर्ष में जीवन का, इस उम्र में आपने जो संघर्ष किया है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं ताकि वो भी कुछ प्रेरणा ले सके आपसे। अपनी ज़बान में ज़रूर बताइए। जब मैं प्राइमरी क्लास में थी, क्लास 6 में थी, तब मैंने अपने माता पिता को बोला कि मुझे कराटे सीखना है। तब मेरे घर की स्थिति ऐसा नहीं था कि मुझे कराटे ज्वाइन करा सके। तो मैंने 1 साल 2 साल गैप किया कि अभी नहीं करना है मुझे। फिर मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम करो, जो तुम्हें सीखने की इच्छा है वो सीखो। जो इसका फीस रहता है, जो भी रहता है, वो हम लोग कहीं से भी व्यवस्था करके देंगे। तब मैंने 8th क्लास में थी, तब मैंने कराटे ज्वाइन की। उसके बाद मैंने 12th तक तो स्कूली गेम खेला, उसमें भी मेरा नेशनल लगा, लेकिन मैं जा नहीं पाई। अभी होता है कि एग्ज़ाम के टाइम हो जाता है, इस चक्कर में मेरा रुक गया। फिर मैंने नेशनल खेला। उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी गेम हुआ, उसमें भी मैंने यूनिवर्सिटी खेला, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। एग्ज़ाम के कारण वो भी छूट गया। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल खेला, उस टाइम मेरा एग्ज़ाम भी नहीं था और मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन मुझे सपोर्ट किया मेरे माता पिता ने। तब मैं वहाँ तक जा पाई, वहाँ से मेडल जीत के लाई। उसके बाद अभी जब मैंने यूनिवर्सिटी गेम हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, उसका भी अभी मैच होगा, मार्च अप्रैल में होगा, तब वहाँ भी मुझे खेलना है। हाँ, सही है। आपका संघर्ष बहुत ही तारीफ़ के काबिल है और मैं तो बोलना चाहूँगा कि इनके जैसा डेडिकेशन शायद सभी में नहीं होता है और जिनमें होता है वो निश्चित ही अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और आइए इनके बैकग्राउंड, मतलब इनके पीछे जो सपोर्टर हैं, इनके बैकबोन हैं, इनके पिताजी, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे भी 2 बातें करते हैं। तो कोहिनूर का हीरा मतलब खुशी सूर्यवंशी जी के जिन्होंने उनको क्रेडिट किया, जिन्होंने बनाया, उनको एक हीरा का रूप दिया, उनसे मिलते हैं उनके पिताजी और मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका नाम बताएंगे, क्या है दर्शकों को? मेरा नाम है राजेश विजय है। मैं मूल निवासी सिब्बत का हूँ और अभी वर्तमान में चिराजपाड़ा में रह रहा हूँ। जी, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके संघर्ष के बारे में। आपकी बेटी जो है खुशी जी ने जो सफलता प्राप्त किया, तो वो खुशी ने आपको जो खुशी दी वो कैसा है, आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, क्या अनुभव करते हैं? सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अपनी बेटी का ना खुशी नाम रखे हैं। जी जी, ये सबसे बड़ी खुशी है। और खुशी विजय ने
वो पूरा सूर्यवंशी समाज को जी। खुश कर दिया एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत करके। जी। ये हम लोगों के लिए और समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए एक बहुत खुशी की बात है, जो हमारी बेटी ने पूरे समाज को और देश को खुश किया है, खुशी विजय ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, नाम बिल्कुल सटीक है और बोलते हैं कि जो नाम को चरितार्थ करने वाली है, खुशी भी दिया इन्होंने और विजय भी प्राप्त किया। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा नाम रखा है। और मैं तो बोलना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों की अपने बच्चों का नाम ऐसा रखें कि वो चरितार्थ कर सकें उसको। जी। अच्छा सर, मैं और आपसे कुछ पूछूंगा कि जैसे कुछ डिस्प्यूट हुआ, शासन प्रशासन की लापरवाही हुई या जो भी हुआ, तो वो कैसा संघर्ष रहा और बच्ची को तैयारी कराने में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, सबसे बड़ी क्या दिक्कतें का रहा, ये थोड़ा आप बताएंगे? क्या है, हम लोगों की बिटिया 12 तारीख को जनवरी में जब जीत के आए, उसके बाद समाज के लोगों ने आके हमारी बेटी के सम्मान किए, सामाजिक सपोर्ट बहुत रहा है। और उसके बाद हम लोग जब 26 जनवरी के दिन हम लोग देख रहे थे जी। कि हमारी बेटी का बहुत बड़ा सम्मान होगा। जी। क्या है, भारत देश का तिरंगा लहराया है, भारत देश को एक मेडल जीत कर दिया है, बिल्कुल, इसलिए तो ये सोच रहे थे हमारी बेटी को बहुत बड़ा सम्मान होगा। जी। 25 तारीख तक हम लोग देख रहे थे कि कोई ना कोई लेटर आएगा, जी। लेकिन शासन प्रशासन से कोई लेटर नहीं आया जी। हमारी बेटी के नाम से। जी। और हमारी बेटी को 12 बजे रात तक 25 तारीख को जो है देख रहे थे, लेकिन जस्ट 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन हमारी बेटी की बहुत थोड़ा सा दुख लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी को भी दुख लगा, बुखार आ गया था। अच्छा। और ना बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा, न शासन से न प्रशासन से न कोई भी कहीं से भी एक वो गुलदस्ता भी नहीं दिया गया, ना तो कोई भी प्रकार की पूछा गया हमारी बेटी को। सीधा इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया, चाहे जाति के नाम से किए हों जी। या कि जो भी नाम से किए हों। मैं तो यही समझूंगा कि शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं मैं कि हमारी बेटी की क्या जाति के नाम से ऐसा किया गया है जी। कि ऐसे प्रतिभा को छुपाने और ये करने हताश करने वाली बात जी बिल्कुल सामने नहीं आना चाहिए। शासन प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा। जी। आप देख रहे हैं कि उनके पिता किस प्रकार से व्यथित है इस घटना से कि उनको रात तक 12 बजे रात तक उनको इंतज़ार था कि किसी अधिकारी कर्मचारी का कुछ कॉल आएगा, कुछ लेटर आएगा कि उनकी बेटी को वो दर्जा दिया जाएगा और वो सम्मान दिया जाएगा। और इन्होंने जब बताया कि उनको इतना शौक़ लगा बच्ची को कि उनको रात को बुखार भी आ गया। और नॉर्मल सी बात है, जो जिसके लायक होता है और जिसको जो उम्मीद होता है वो पूरी नहीं होती, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको बुरा लगेगा, शौक़ लगेगा, धक्का पहुँचेगा। और मैं भी यही निवेदन करूँगा किसी और प्रतिभा के साथ ऐसा ना करें, जो कि हमारे देश में आजकल ये तो आम हो गया है कि अपने भाई भतीजावाद के चक्कर में, अपनों को आगे बढ़ाने के चक्कर में, जो जिनका वाकई में दमखम होता है उनको आगे बढ़ा नहीं पाते, हम वास्तविक प्रतिभा को पीछे छोड़ देते हैं। तो हमें इस चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। जैसे 26 तारीख को हमारी बेटी को पूछा नहीं गया, तो हम लोग 27 तारीख को अपने ही समाज के लोग हम लोग कई जगह बैठने के बाद इकट्ठा हुए। और उसके बाद 28 तारीख को हम लोग कलेक्टर साहब को जाकर ज्ञापन दिए कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कलेक्टर साहब खुद बाहर निकल के पूरा सारे लोगों के सामने, प्रेस वार्ता के सामने बोले कि नहीं, हमसे गलत हुआ है, इसका इसे और बड़ा से बड़ा सम्मान मैं दिलाऊंगा और मेरा वादा है, ऐसा करके कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। और कलेक्टर साहब ने ये भी बोला था कि मेरे से आकर पर्सनल मिलना, और खैर अभी तक हम लोग नहीं मिले हैं कलेक्टर साहब से, लेकिन कलेक्टर साहब को हमारी बेटी खुद बोला कि क्या सर मेरे से जाति के नाम से ऐसा हुआ है क्या? तो कलेक्टर बोले कि नहीं बेटा, जाति के नाम से ऐसा नहीं हुआ है। तो बोले क्या हुआ है सर? ये सब सारी बात अपने बीच में हुआ था। कलेक्टर साहब को वहीं से हम लोग ज्ञापन दिए कि समाज के बहुत पूरा सहयोग रहा। मैं समाज को धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बेटी की इतना बड़ा लड़ाई में उनको सहयोग दिया और सब के सब मतलब एक साथ रहे हम लोग। जी, और मेरी ओर से भी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे मुसीबत में काम आए। और मैं केवल अपने ही समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी समाज को संगठित रह के इस तरह के जो गलत है उनका विरोध करना चाहिए। और जैसे सर ने बताया कि इन्होंने
कलेक्टर साहब से भी मिले, समाज सहित और जाके उनसे बातें हुई, परंतु अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। हो सकता है फ्यूचर में, आगे भविष्य में कुछ उसका परिणाम मिले, हमको उसका इंतज़ार है और तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे स्तर पे जो भी होगा हम बिल्कुल करेंगे उसको। मैं ये चाहता हूँ हमारे यहाँ की प्रदेश सरकार से, यहाँ की कलेक्टर महोदय से, जो हमारी बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम लोग आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम लोग अपना बेटी को नहीं कर पाते। अगर उनका आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा, अगर शासन से अगर सहयोग मिलेगा तो काफ़ी मेरी बेटी आगे बढ़ जाएगा, सहयोग मिलेगा, हाथ ओलंपिक तक जाएगा, ये मेरा कहना है। तो शासन प्रशासन से ही कहना है भाई उनको थोड़ा सा सहयोग करे। हमारा घरेलू स्थिति ठीक नहीं है तो जितना उनको करना आगे बढ़ना है तो उसमें हम लोग ये नहीं कर पाते, तो शासन से यही कहना है कि उनको सहयोग करें थोड़ा सा। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि एक हर अभिभावक का ये दर्द होता है कि वो अपने बच्चे को सही परवरिश करे और सही उनको मुकाम पर पहुंचाए, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग के सामने आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है। तो यह सही है कि जो टैलेंटेड है, जिनके अंदर जो प्रतिभा है, शासन अगर उनकी सही मदद करे तो वो निश्चित ही अपने मुकाम को हासिल करेंगे, देश का, प्रदेश का, जिले का, विश्व में नाम रोशन करेंगे। तो शासन प्रशासन कृपया करके इन सभी चीज़ों को ध्यान दें और अवगत कराएं, सभी चीज़ों को लोगों को भी अवगत कराना चाहिए इन सारी गलतियों को, त्रुटियों को, तभी शासन प्रशासन जागृत होंगे और प्रतिभा को उनका सही स्थान प्राप्त होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अगली बार ऐसे ही किसी और प्रतिभावान को आपके सामने लेकर आऊँगा, समाज को इंट्रोड्यूस कराऊँगा, उनसे परिचय कराऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमारी राज्य सरकार हो या भारत सरकार, खेल को हर तरह से प्रोत्साहित कर रही है और विशेषकर लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सुविधाएं भी दे रही। लेकिन जिस तरह से कुमारी खुशी विजय सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 देशों को पछाड़कर कराते में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का झंडा फहराया है और देश का नाम रोशन किया है, ऐसी बेटी को 26 जनवरी 2022 के दिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नजरअंदाज करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर आए हुए खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह लापरवाही भरा और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार खेल और खिलाड़ी दोनों के अपमान से कम नहीं। चूंकि यह लड़की अनुसूचित जाति वर्ग की एक साधारण परिवार की बेटी है, इसलिए शायद उस सम्मान से उसे दरकिनार किया गया। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूंगा कि किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसे भेदभाव न किए जाए। इस स्थिति में एक सच्चा प्रतिभावान खिलाड़ी भी अपना घुटना टेक कर अस्तित्व खो देगा। हमें ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों का सही मूल्यांकन करना है, उनके हुनर से ही देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकती है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस सामाजिक कार्य को जरूर सपोर्ट करें, ताकि सूर्यवंशी समाज को अन्य समाज की तरह और अच्छे से लोगों के सामने लाया जा सके। धन्यवाद।